Hello everyone, welcome to Magnet Race. This is Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. कैसे हैं आप लोग? I hope you people are doing very good, very well, studying very hard and doing very well in your exams, right? अब अपन बात करने वाले हैं, अपन थोड़ा सा जो फॉर्मल एजुकेशन है उससे बाहर निकल आते हैं और हम बात कर लेते हैं IGKO की, हमारे ओलंपियाड्स की और हमारे जीके की, ठीक है? सो वी आर बैक टू द वर्ल्ड ऑफ जीके, जनरल नॉलेज और खूब सारा ज्ञान और खूब सारी बातें, ठीक है। और जैसे आपको मालूम है कि हम जीके में जब बात करते हैं तो हम सब कुछ साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं, हम लास्ट साथ में लेके चल रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स भी, जीके भी, लाइफ स्किल्स भी, कॉन्सेप्ट भी, तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं और हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, बोरियत ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम नई नई सीरीज़ लाते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी इसी तरह की चीज़ है जो कि आपने बहुत इसका नाम सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें पता होंगी आपको आजकल, क्योंकि आप इतनी नई जनरेशन है, यू पीपल आर फ्रॉम द जनरेशन जी जिसको हम कहते हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल ये जिसको कहते हैं ना बहुत ही बोलचाल वाला टॉपिक होगा, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। तो आज अपन इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। पर अभी भी आई कम अक्रॉस पीपल हु से कि उनको नाम तो सुना हुआ है और नाम ले भी लेते हैं अपने आप को बहुत इन शो करने के लिए, लेकिन कई बार उनको पता नहीं होता कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। अब ये जो आज का हम टॉपिक करने वाले हैं वो अगेन हमारा शॉर्टी नोट सीरीज के अंतर्गत है और हम बात करने वाले हैं आज काहे के ऊपर, आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव करेंसी के ऊपर। नाम तो आप समझ ही गए होंगे जब हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ठीक है। अब ये बात ज़्यादा चर्चा में क्यों आई है? ज़्यादा चर्चा में वैसे तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सालों से यूज़ में है ना, कई सालों से, मतलब 2007-8 से आप मान लीजिए, 8-9 से मान लीजिए कि अच्छी खासी उसने अपना मार्केट जो है कैप्चर कर लिया, मार्केट को पकड़ लिया है। लेकिन अभी जो अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, है ना। तो हम जो शॉर्टी नोट सीरीज़ अभी फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो दोनों चीज़ों को कवर करेगा, एक हमारा जीके का पार्ट भी कवर करेगा, एक हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट भी कवर करेगा। तो अभी हम उसको कंटेक्चुअल वे में पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि हम एक पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेट करके हम क्रिप्टो करेंसीज को समझेंगे और उनकी वर्किंग समझेंगे। एक न्यूज़ आई थी आपको बजट की, अमृतकाल जो बजट था उसमें आपने सुना था कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी उन्होंने एक अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया था। क्या दिया था वो अपन डिस्कस करेंगे। उस पर उन्होंने कहा था कि अब वो जो क्रिप्टो करेंसीज है वो भी 30% टैक्सेशन की दायरे के अंदर आएंगी। तो इस पे लोगों के बड़े मत थे, कुछ लोग का कहना था, कुछ लोग फॉर थे, कुछ अगेंस्ट थे। तो अब किसका क्या कहना था, क्रिप्टो करेंसीज कैसे वर्क करती हैं, कैपिटलाइजेशन में किस तरह से काम होता है, किस तरह से जो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक्स रहते हैं उनका क्या रोल रहता है, वो चीज़ आज हम समझने वाले हैं हमारी शॉर्टी नोट सीरीज़ के अंदर। अब आपको मालूम है जैसे कि हम मैग्नेट ब्रेन्स पे बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना वो फटाफट ऐसे ही नहीं निपटाई जाती, कोई भी शॉर्टकट में ऐसे ही कुछ का कुछ बोल के एकदम स्पून फीड करके आपको नहीं बोला जाएगा। आपको पूरा कंसेप्ट समझना होगा। एजुकेटर्स बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने में, आपसे हम ये मेहनत की उम्मीद करते हैं कि आप जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको उतने ही मन से और उतने ही तन्मयता से पढ़ें, ठीक है। इतनी उम्मीद तो की जा सकती है ना, इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि अपन यार कोई सिर्फ एक एग्जाम को फोकस में रख के पढ़ाई करें और सिर्फ स्पून फीड करें और वो जिसको बोलते हैं ना पहले सिर्फ वो गाइड से पढ़ें और एग्जाम पास कर लें, तो ऐसे फ़ायदा क्या ऐसी पढ़ाई का, ऐसा नॉलेज किस काम का जो हमारे पास लंबे समय तक ना रहे। तो हमारा फोकस वही है कि ये जो नॉलेज आपको यहाँ मिलता है वो पूरा रहे और इसी कारण आपको कंटेंट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बोला जाए कि अब आपको हमारा पैकेज परचेज करना है अगर आपको पढ़ना है तो, या आपको अब हमारा कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, कुछ भी नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट जो है वो पहुंचाया जाएगा। बस आपको ये करना है कि आपको भी उसको उसी तरह से उतनी ही तन्मयता से पढ़ना है जितने प्यार से और जितनी मेहनत से हमने उसे बनाया है, ठीक है। ताकि आप लाइफ में आपका ये मूल मंत्र जो है ना, ये हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ रहे हर स्टूडेंट की लाइफ का मूल मंत्र यही हो, हम होंगे कामयाब। वी वांट टू सी द bunch and the chunk of winners. Okay, so let's begin with the topic. As I said कि आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, राइट। बहुत ही जिसको बोलते हैं कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, बहुत ही आज के युग का टॉपिक है। आज से अगर आप बात कर लें, आज से 20 साल पहले तक तो कोई ये चीज़ जानता ही नहीं था, इसकी कोई नाम भी नहीं था, ये डिक्शनरी में भी नहीं आता था कहीं, ठीक है। हमारी डिक्शनरी में भी नहीं आता था, हमारी जो लेक्सिकल रिसोर्स है उसमें भी क्रिप्टो करेंसी नामक कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई बात, कोई चीज़ हम नहीं जानते थे। तो ये बहुत नई चीज़ है और आज हम बात करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। बिटकॉइन के अलावा भी क्रिप्टो करेंसीज
होती हैं, ये तो मालूम है ना आपको। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में यूज़ होने वाली कौन सी है? बिटकॉइन। बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई हैं, लेकिन अभी कौन कौन सी आई हैं वो तो ठीक है, वो तो जाने दीजिए, वो तो उतना ठीक है जो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें समझना है कि बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसीज काम कैसे करती हैं और सेंट्रल बैंक्स वगैरह का क्या रोल होता है, और ये जो बजट आया है हमारा उस पे क्या इसका रोल रहा और क्यों उस पे इसको टैक्सेबल किया गया। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी, हम सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो शॉर्टी नोट सीरीज है वो कंटेक्सचुअल है, so let's understand the context first. While Bitcoin started more than a decade back in 2008, total market capitalization of all cryptocurrencies was only $20 billion in early 2017. मतलब ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत हुई और 2017 तकरीबन आप इसको मान लीजिए 9 साल के पीरियड में इसका जो मार्केट था, टोटल मार्केट था, वो ग्रो कर रहा था, पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, है ना। एकदम से ऐसे बूम या एकदम से सर्ज नहीं आया था। 2017 के शुरुआती दिनों तक मार्केट जो था वो कितना था? $20 बिलियन का था, $20 बिलियन का था अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। और ये जो है ये नेक्स्ट 3 साल में ही 2017 से लेकर 2020 तक हम बात करते हैं, 9 साल के पीरियड में सिर्फ 20 बिलियन का मार्केट इसने बनाया, और सिर्फ मात्र 3 साल के पीरियड में ये जो मार्केट है ये बूम करके, राइज करके, सर्च करके पहुंच गया कहां तक? $289 बिलियन तक। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा राइज रहा है, आप देखिए कितना एक्सपोनेंशियल राइज देखा है इसने। ठीक है, उसके बाद ये एक्सप्लोड कर दिया नवंबर 2021, मतलब 2000 तक 3 साल में ये आ गया 20 बिलियन से काय पे आ गया? 289 बिलियन पे आ गया। और मात्र 1 साल, 1.5 साल का जो टाइम देखा जाए, 1 साल का पीरियड देखा जाए, 2020 के आप मिड से देखा जाए तो 2021 के नवंबर तक इसने कितना हिट कर दिया मार्केट? इसने हिट कर दिया $2.9 ट्रिलियन। ये तो संख्या सोच के हमें चक्कर आ जाए, इमेजिन कीजिए, ट्रिलियन, वी आर टॉकिंग अबाउट 2.9 ट्रिलियन। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ग्रोथ, इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इतना ज़्यादा बूम, इतना ज़्यादा सर्च था। और एकदम से लास्ट में देखा गया 2021 के बाद से देखा गया, जैसे ही लास्ट के 3 महीने में देखा गया, 21 के बाद नवंबर आप मान लीजिए दिसंबर, तकरीबन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अभी मार्च तक, इसमें 3 महीने में इसका बहुत ज़्यादा इसमें डिक्लाइन देखा गया। ठीक है, और ये बात कर रही हूँ मैं ग्लोबल मार्केट की। और इसको देखा गया कि ये जो डिक्लाइन आया ये क्यों आया, किस लिए आया, इसको स्टडी करना, इसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और यही आज का कंटेक्स्ट है। ऑलराइट, अब बात ये हो रही है, एज ऑफ टुडे द टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज एट, अच्छा इसके अलावा इज एट 17,697 एंड टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज इज 462। ठीक है, अब इसमें एक और मज़ेदार बात बताती हूँ मैं आपको। इसमें जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना कि बिटकॉइन जो था स्टार्ट किया गया था डेकेड बैक 2008 में, तो ये जो था एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं कोई बहुत बड़ा नामी ग्रामी नाम नहीं, एक एनोनिमस सा नाम था। हाँ, उस टाइम पे किसी ने इनका नाम सुना भी नहीं था, एक ऐसे व्यक्ति ने इसको एक्सीडेंटली स्टार्ट किया। एनोनिमस प्राणी कहा जाता है उनको, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई, ही वॉज नॉट अ वेरी नोन पर्सन जिसने इसको स्टार्ट किया। उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। ठीक है, सतोशी नाकामोटो ने इसको 2008 में स्टार्ट किया और फिर वहां से बिटकॉइन की शुरुआत मानी जाती है, क्रिप्टो करेंसीज की शुरुआत मानी जाती है। अब आज की डेट में क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसीज का जो नंबर है वो कहां तक है? मैं 17,600, सॉरी आप लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है, 17,697, और टोटल नंबर क्रिप्टो एक्सचेंज का कितना है? 462। ठीक है, अब देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ये बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी मानी जाती है। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी मानी जाती है, मतलब इसको आप किस तरह से वर्क करते हैं, ये आप कह सकते हैं ना क्रिप्टो इनक्रिप्शंस पे वर्क करती है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, तो ये किसी भी डायरेक्ट किसी भी सेंट्रल बैंक के नियंत्रण में नहीं आती, चाहे फेडरल बैंक की बात कर लीजिए अमेरिका के, चाहे हमारे यहाँ के रिजर्व बैंक की बात कर लीजिए, किसी के भी नियंत्रण में नहीं है ये। सो इट इज़ काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिसेंट्रलाइज्ड
डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है ना क्रिप्टो करेंसीज का, और ये किसी भी देयर इज नो रेगुलेशन और एनी बैन ऑन द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। और आज की तारीख में ये हुआ कि पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर रोक लगाना चाहता था, क्रिप्टो वो कहना चाहता था कि इलीगल है, बट इसको फिर वो एक रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की जिसने उसको हटा दिया, ओवर रूल कर दिया इस बात को। तो आज की तारीख में इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के यूज में कोई भी जिसको आप बोलते हैं कि किसी भी तरह का कोई बैन नहीं है। ये बात समझ में आई? अब रिजर्व बैंक के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज ऑर्डर बैनिंग बैंक फ्रॉम सपोर्टिंग क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस वाज रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ मार्च 2020। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बोली थी कि रिजर्व बैंक ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग लाई जिसमें उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्यों रिजर्व बैंक को प्रॉब्लम थी या किसी भी सेंट्रल बैंक को क्यों प्रॉब्लम होती है? अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, हम सबसे पहले ये समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है एक तरह से डिजिटल या वर्चुअल करेंसीज होती हैं जो कि क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम पे काम करती हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। किसके थ्रू काम करती हैं? ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के थ्रू करती हैं, या फिर आप उसको एक तरह से कह सकते हैं ऑनलाइन लेजर के थ्रू या के थ्रू वर्क करती हैं, या डिजिटल लेजर्स के थ्रू काम करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन नेटवर्क कैसे होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अलग अलग कंप्यूटर्स पे एक नेटवर्क पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स पे काम करती हैं और क्रिप्टोग्राफी के थ्रू काम करते हैं, मतलब उसमें अलग अलग जो क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शंस होते हैं उसके थ्रू काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें इनको काउंटरफीट करना या इनको डबल स्पेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं तो ये किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग के अंदर नहीं आते। ठीक है, अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, या बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि इनकी रूलिंग के या इनके जिसको आप कहते हैं ना स्पेयर के, कंट्रोलिंग स्पेयर के बाहर चली जाती है ये। ठीक है, इसमें इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल जो बैंक्स होते हैं या रिजर्व बैंक को भी प्रॉब्लम है। अब जब हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो से हमारा मतलब होता है, आपने सुना होगा ना, इनक्रिप्शंस, राइट? उस पे बात कर रहे हैं, तो हम डिजिटल इनक्रिप्शंस पे काम करता है ये। जैसे कि आप मान लीजिए किस तरह के एलिप्टिकल, आपने सुना होगा एलिप्टिकल इनक्रिप्शंस, है ना, उस पे काम करेगा। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो उसमें एक और चीज़ होती है कि थर्ड पर्सन जो इंटरमीडिएरी होता है उसके बिना ये काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होता है जिस कारण ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। तो कई बार गवर्नमेंट को या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको इसको वर्कआउट करना या इस पे नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है वो नहीं करना चाहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को मुश्किल आती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो while the RBI has repeatedly underlined the strong views against cryptocurrencies, saying these pose a serious threat to the macroeconomics and financial stability of the country, Government of India is working on the legislation for the regulation of this sector. अब ये सबसे बड़ी समस्या आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो आरबीआई बहुत स्टॉन्च रहा है, मतलब अगर आप बात करें तो बहुत बड़ा कड़ा और बड़ा वैसा रवैया रहा है, रुख रहा है आरबीआई का क्रिप्टो करेंसीज को लेके। उनका ये कहना है, और सिर्फ आरबीआई का नहीं, एक्सपर्ट जो है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका भी कहना है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट जो है आने वाले समय में पोज कर सकता है अगर ये इतना ही डिसेंट्रलाइज्ड रहा और इतना ही अगर ये गवर्नमेंट स्पेयर के बाहर रहा, नियंत्रण के बाहर रहा, तो ये बहुत बड़ा पोज जो है थ्रेट इम्पैक्ट कर सकता है फाइनेंस को भी और लॉ को भी। ठीक है, लेकिन अभी कहा आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई का क्या स्टेटमेंट है या उनका क्या सपोर्ट है अपने जो उनका जो बिहेवियर है या उनका जो एक कहते हैं ना एक रवैया है कि वो अगेंस्ट है इसके, उसको लेके आरबीआई ने क्या स्टेटमेंट कहा है? उसका ये मानना है कि भाई क्रिप्टो करेंसीज जो है वो बहुत सीरियस थ्रेट हो सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप समझते होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इन द होलिस्टिक व्यू, है ना, पूरे जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें उसके फंक्शंस भी आ जाते हैं, स्ट्रक्चर भी आ जाता है, उसमें नेशनल भी आ जाता है, रीजनल भी आ जाता है, ग्लोबल भी आ जाता है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स को उन्होंने कहा है कि इफेक्ट करेगा, बहुत मेजर थ्रेट पोज करेगा, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो करेगा ही कंट्री के। तो अब ये बीच का रास्ता कहीं से निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर ही दिया, है ना। तो अब फिर बीच का कहीं से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो काम कर रही है, इस पर कार्यरत है कि किसी तरह हम इसको लीगल सैंक्शन या लीगल रेगुलेशन के अंदर कैसे ला सकते हैं हम। अब क्रिप्टो करेंसी के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ये बात बहुत सीधी सी है। फ़ायदे एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़े से स्मूदन हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है तो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के बैठने पर उसके काम
पे प्रभाव नहीं पड़ता या उसकी वर्किंग इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। ये इसके आप फ़ायदे कह सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान दूसरे हाथ पे ये है कि वो प्राइस वॉलेटाइल है ना, प्राइस को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता है। कोई भी जो मार्केट है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, प्राइस को लेकर वॉलेटाइल है। दूसरी बात ये आ जाती है कि इसका जो इस्तेमाल है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में बहुत यूज़ किया जा रहा है, या उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जैसे आप बोल सकते हैं ना कि एक तरह से ऑल्टरनेटिव वेज में, या जिसमें बोलते हैं आपके क्रिमिनल उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा सकता है ना। क्राइम के कोई ऐसे चीज़ें हों जिसमें उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। बाकी उसको आप कह सकते हैं क्रिमिनल गतिविधियों में या अंडरवर्ल्ड की जो गतिविधियां हैं उसमें उसका किया जा सकता है, माइनिंग में किया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी जगहों पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एंड पीपल कैन गेट अवे विद इट, जो कि नॉर्मली अगर आप नॉर्मल करेंसी में नहीं हो सकता। तो ये एक उसका अदर पार्ट है, साइड पार्ट है। इसी वजह से अब सरकार जो है वो काम कर रही है कि किसी तरह से लेजिस्लेशन के थ्रू उसको रेगुलेट किया जा सके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने कहा बजट 2022 में, बजट 2022 अपन ने बात की थी, अमृतकाल बजट अपन ने पूरा अपन ने एक सेशन किया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पूरा बजट सेशन देख भी सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा इस साल की निर्मला सीतारमण जी ने कि प्रपोज किया इंट्रोड्यूस करना डिजिटल करेंसी को इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। अब क्या हुआ है, ये एक आरबीआई की जो जिसको बोलते हैं ना आरबीआई के अगेंस्ट होने की एक और बहुत बड़ी वजह ये थी कि इंडिया अपना डिजिटल, इंडिया खुद, आरबीआई खुद अपनी डिजिटल करेंसी लाने वाली है। तो ऑब्वियसली अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल करेंसी की या अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी की या वर्चुअल मनी की या करेंसी की उसको ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा खुद का डिजिटल करेंसी आ रही है तो हम उसको ही जो है वो आगे बढ़ाएंगे या प्रोपोगेट करेंगे, है ना। और क्योंकि वो आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर आ रही है तो उसमें एक क्रेडेंशियल भी होगा, एक सरकार की बैकिंग भी होगी, ठीक है। तो आने वाली है फाइनेंशियल ईयर में जिसको आरबीआई कैरी आउट करने वाला है एज अ पायलट प्रोग्राम अभी फिलहाल के तौर पे। तो इसमें सबसे बड़ी बात सामने जो आई कि रिमूविंग ऑल डाउट ऑन वेदर क्रिप्टो करेंसीज वुड बिकम लीगल टेंडर और मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फ्यूचर और नॉट। तो इस पे ये बात बिल्कुल साफ तौर पे साफ कर दी आरबीआई ने कि जब हम अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने वाले हैं तो ये जो बात हो रही थी, जो इसको कह रहे थे ना कि अटकलें थी कि क्या क्रिप्टो करेंसी को भारत जो है वो एज अ ऑल्टरनेटिव करेंसी लेगा या उसको लीगल सैंक्शन मिलेगा या फिर उसको आप लीगल टेंडर के तौर पे अपनाया जाएगा या मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया जाएगा उसको लीगल वे में। तो इसके ऊपर बिल्कुल जो स्थिति है वो साफ कर दी है आरबीआई ने, ठीक है। अब ये कर दिया गया है कि बजट क्लैरिफाइड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट कंसीडर क्रिप्टो करेंसी एज अ करेंसी। ये बिल्कुल साफ कर दिया है। हालांकि ये बहुत ही आयरॉनिकल बात है। पर्सनली जब मैंने बजट का आकलन किया था या बजट का एनालिसिस किया था तब भी मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी थी और आज भी बहुत अजीब सी लग रही है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया ने कहा या हमारी जो वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एज अ लीगल टेंडर हमारे यहाँ कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। लीगल करेंसी के तौर पे या लीगल जिसको बोलते हैं कि कंट्री की तरफ से बैकिंग नहीं है इसको या आरबीआई की तरफ से इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा एज अ करेंसी और इसको क्रिप्टो करेंसी को करेंसी के तौर पे किसी भी तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि हमारी खुद की डिजिटल करेंसी आने वाली है। ये ठीक है, ये बोला हमारी वित्त मंत्री ने। पर उसमें एक और चीज आई सामने कि ये कहा कि इसको आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप करेंसी के तौर पे नहीं लेंगे लेकिन आप इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पे देख सकते हैं और इसमें आप अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि ट्रीट क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे, है ना। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड ट्रीट क्रिप्टो करेंसी एज इन्वेस्टमेंट। तो एक इन्होंने बहुत ही बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता मतलब कि आप ये कह लीजिए कि ना एक तीर से इन्होंने दो शिकार कर लिए, है ना। मतलब इन्होंने क्या किया, एक तो ये कहा कि भाई हम इसको ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी तो उसको तो नकारा नहीं जा सकता था, तो उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि हम इसको जो करेंसी है उसका दर्जा नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले सकते हैं, हम इसको डिजिटल एसेट के तौर पे कंसिडर करेंगे और इस पर टैक्स भी लगाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय द गवर्नमेंट। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो क्रिप्टो करेंसी वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग इसमें डील करते हैं, उन्होंने भी इसको कम से कम वेलकम किया था, इसको पूरे आइडिया को। और वो इसलिए किया था, मरता क्या नहीं करता, कि पहले तो बिल्कुल ही कह रही थी सरकार कि इसको हटा ही दो इंडिया से, तो कम से कम उन्होंने हटाया नहीं, टैक्सेशन कर दिया, टैक्सेशन लिवाई कर दिया, वही काफ़ी है ना। तो वो इतने पे ही खुश थे। तो अगर आपने उस टाइम पे जब आया था बजट, अगर आपने लोगों
लोगों के आपने व्यूज़ सुने होंगे, अगर आप कहते हैं ना आप फॉर एंड अगेंस्ट, जो भी लोग हैं जो उसकी पूरी बजट के जो एनालिसिस करते हैं, अगर आपने देखा होगा अलग अलग मार्केट ओपिनियंस लेते हैं, अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट से बात की जाती है। जो क्रिप्टो करेंसी के प्रो लोग थे उनका ये कहना था दैट वी वेलकम दिस स्टेप बाय द गवर्नमेंट। क्यों वेलकम किया उन्होंने? वो बिल्कुल इसी वजह से किया क्योंकि कम से कम वो कहते हैं ना जिसको आप कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी भली, कि भाई चलो कम से कम यही ठीक है, टैक्स लगा दो वहीं तक ठीक है, कम से कम तुमने उसको बिल्कुल इलीगल तो घोषित नहीं किया, उसी में खुश हैं हम। अब इसमें आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। While presenting the Union Budget 2022, गवर्नमेंट proposed a tax of 30%, है ना? 30% जैसे मैंने कहा कि 30% उन्होंने टैक्स लगा दिया। वो क्यों किया गया कि लेजिटिमाइज कर दिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल एसेट्स के तौर पे। अब इसमें क्या हुआ, इफेक्टिवली ट्रेडिंग एंड ऑफ प्राइवेट नॉन फंजिबल टोकन्स, दिस इज ब्रॉडली इन लाइन विद द सेंटर्स प्लान टू हैव a fiat digital currency which disallowing use of private virtual coins as legal tender। ये तो हम समझ गए कि क्यों किया, इतने पे तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट है और इसको एज अ डिजिटल प्रेजेंट भी आप यूज कर सकते हैं, और जिसको आप दे रहे हैं वो जो है वो टैक्स देगा 30%। तो अब एक तो जो चीज़ मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आई थी, जो मैंने आपसे कहा कि वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आई, मुझे क्या कि भाई एक तो आपने कहा कि हम इसको लीगल टेंडर नहीं मानेंगे, ठीक है, वर्चुअल एसेट उन्होंने बोल दिया तो उन्होंने अपना बीच का रास्ता बचा लिया, निकाल लिया, उन्होंने अपनी गर्दन बचा ली किसी तरह, उन्होंने अपनी बात को सही ठहरा दिया किसी तरह। लेकिन भाई जिस चीज़ को आप लीगल सैंक्शन ही नहीं देंगे, जिसको आप कह रहे हैं कि वो लीगल करेंसी के तौर पे जिसको अपनाया ही नहीं गया है, उस चीज़ पे आप टैक्स कैसे लगा रहे हैं? इसके ऊपर बहुत सारी बहस भी हुई, बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी हुआ, ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट को बड़े आड़ों हाथों लिया भी इस बात पे। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमने उसको, ठीक है, हमने उसको करेंसी के तौर पे नहीं लिया, हमने उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले लिया, तो खैर उन्होंने अपना वे आउट निकाल लिया। अब आ जाते हैं अपन बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन की ऑलरेडी अपन ने बात की है। इससे पहले मैं आपको इस पे बढ़ूँ आगे, मैं आपको बता दूं पिछली स्लाइड में एक वर्ड आया था फिएट डिजिटल करेंसी, राइट। फिएट डिजिटल करेंसी का मतलब होता है वर्चुअल करेंसी। ये आपको समझना होगा। डिजिटल करेंसी मतलब अगर आप जैसे कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी भी जिसको हम कहते हैं ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, या अगर आप कहीं जाते हैं वहाँ पे आप QR कार्ड स्कैन करते हैं, राइट, तो वो जो आप पेमेंट करते हैं वो भी वर्चुअल मनी है, राइट। तो ये भी एक तरह से वो फिएट डिजिटल करेंसी के अंतर्गत आएगा। अब अपन आ जाते हैं आगे, अपन बात करते हैं टैक्सिंग ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में। अब क्रिप्टो करेंसी के जो टैक्सिंग ब्रैकेट्स हैं और किस तरह से टैक्सेशन होना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अफेयर क्यों है, हम ये समझ लेते हैं कि हालांकि टैक्स जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों लेजिस्लेचर के पास ही पावर होता है कि वो टैक्सेस लेवाई कर सके, दोनों के पास ये अथॉरिटी होती है। अब ये क्या होता है, द पावर टू लेवाई टैक्सेस is prescribed under Article 246 which grants power to the Parliament, हाँ ठीक है, एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटर। जैसे मैंने कहा दोनों के पास ही पावर्स होते हैं, स्टेट के पास भी और सेंटर में भी ये निहित हैं पावर्स कि वो टैक्सेशन लगा सकते हैं, टैक्स इंपोज कर सकते हैं। अब आर्टिकल 265 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये भी प्रोवाइड करता है दैट नो टैक्स कैन बी इम्पोज और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये भी बोला गया है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हैं। जो आर्टिकल 265 है उसने पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेशन को ये पावर तो दिए हैं कि भाई आप जो है टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं और टैक्सेस लेवाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक सेफगार्ड मैकेनिज्म भी दिया है कि आप तब तक टैक्सेस इंपोज या नहीं कर सकते या आप कर की वसूली नहीं कर सकते जब तक वो अथॉरिटी ऑफ लॉ के उसमें नहीं आता, के स्फीयर के अंदर नहीं आता। तो इस वजह से जो क्रिप्टो करेंसी का मामला है थोड़ा सा उलझा हुआ सा, थोड़ा सा पेचीदा सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की तो उसकी बात ये आ जाती है कि अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, उससे क्रिप्टो करेंसी या उस तरह की और भी टेक्नोलॉजी जो कि कहाँ पे वर्क करती है, जो क्रिप्टोग्राफी पे वर्क करती हैं या एनक्रिप्शन पे वर्क करती हैं या एल्गोरिथम्स पे वर्क करती हैं। जैसे आपको मालूम है ब्लॉकचेन पे वर्क करती हैं या सेक्युलर लेजर का मेंटेन करती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप लिखेंगे भी, आप देखेंगे कि ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, या आप मुनेरा की बात कर ले, या इथर की बात कर लीजिए, या लाइट कॉइन की बात कर लीजिए, है ना। तो ये सारी बहुत फेमस जो है, ये कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब इसमें क्या हुआ है, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हैं, जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम करती हैं, है ना। इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम करती हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है और जो पूरा वैलिडेशन का प्रोसेस होता है, ये सब क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है, ठीक है, माइनिंग का प्रोसेस कहलाता है।
अब ये कैसे वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं आपके नेटवर्क पे, नेटवर्क कंप्यूटिंग पे वर्क करते हैं। नेटवर्क कंप्यूटिंग पे वर्क करते हैं मतलब हार्डवेयर, या आप बात कर लीजिए कि एक पूरा एक नेटवर्क होता है जिस पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं आईसेक, स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है, ठीक है। i6 पे वर्क करते हैं। i6 क्या हो गया? ये हो गया एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स, ठीक है। अब इस पे ये काम करते हैं। तो ये जो पूरा काम होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो सब कुछ भी होता है, वो क्या करता है? वो फायदा किसको होता है? वो फायदा जो पहुंचाते हैं, इंसेंटिवाइज कौन होता है इससे? जो माइनर होता है, ठीक है। माइनर जो हो गया वो इंसेंटिवाइज होता है इससे, माइनर, राइट, जो कि इन क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क्स पे काम कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम ये बात करते हैं तो इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात हो रही है, डिजिटल पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात हो रही है, जिसमें कोई भी, मैंने जैसे बताया कि थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी काम नहीं करता। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी आप किसकी बात कर सकते हैं? आप यहाँ पे बात कर सकते हैं फेडरल बैंक्स की, सेंट्रल बैंक्स की, और हमारे केस में किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो उसका जो रोल है यहाँ पे है ही नहीं, डिजिटलाइज्ड करेंसी है और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, तो सरकार के नियंत्रण के बाहर है, बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट के नियंत्रण के बाहर है। इसी वजह से क्या हो जाता है, इसमें एक लैक ऑफ जिसको आप बोलते हैं कि एक लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, या लैक ऑफ, आप कह सकते हैं कि एक जिसको आप बोलते हैं ना प्राइसिंग वॉलेटिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो क्रिप्टो करेंसी में बहुत हाई होती है, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है। तो लैक ऑफ रेगुलरिटीज है, लैक ऑफ रेगुलेशन है, और रेगुलेटरी गाइडेंसेस के अंतर्गत ये आती नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये यूनिक टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है जो कि इसके टैक्सेशन के मामले को कॉम्प्लिकेट कर देता है, ठीक है। ये दिक्कत है इसके टैक्सेशन में। दूसरी बात हम बात करते हैं, दिस क्लैरिफिकेशन अबाउट टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज का वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड द गवर्नमेंट वांट्स इट टू बी एड्रेस्ड कम एट द राइट टाइम। अब इस पे क्या किया है गवर्नमेंट ने? जैसा मैंने कहा कि अमृतकाल बजट में उन्होंने थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाला, कि उन्होंने कहा कि भाई हम इसको एज अ लीगल टेंडर तो नहीं मान रहे, लेकिन हम इसको पूरी तरह से इलीगल भी घोषित नहीं कर रहे, ठीक है। हम उसको एज अ डिजिटल एसेट, या हम वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पर हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और इसी के बेसिस पे हमने उस पर टैक्सेस लेवाई किए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाल लिया है। अब इसमें ये बात आ जाती है, इट स्पेशली बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज अराउंड 10 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, राइट, 10 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स crores have invested around rupees 6 lakh crore in various cryptocurrencies as per advertised issued by the Blockchain and Crypto Asset Council which is part of the Internet and Mobile Association of India। अब ये क्यों है कि इसमें कहा गया कि अभी अगर आप पैसा जो रोटेशन में देखेंगे, है ना, जो पैसा इसमें लगा हुआ है, जो सर्कुलेशन में जो पैसा है, जो फंड है सर्कुलेशन में, उनकी मात्रा काफ़ी हायर है, राइट। तो इसमें आप यह बात कर सकते हैं कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। ऑब्वियसली जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं वो बहुत नीचे, जो बोलते हैं ना, बहुत हल्का गेम नहीं खेल रहे हैं, वो दे आर investors who have invested heavy chunks of money, right, and they are the, जिसको आप कहते हैं ना, they are the shotguns, जिसको आप बोलते हैं, कि आप एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने 6 लाख करोड़ की बात हो रही है, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने इसमें पैसा क्रिप्टो करेंसीज में लगाया हुआ है। और ये जो है, ये किससे पता चलता है हमको? ये बकायदा हमको एडवर्टीजमेंट से पता चलता है, जो कि इशू किया गया है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल ने। तो हमें ये मालूम है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि इसका पार्ट है, तो इसके थ्रू हमें ये जानकारी जो है, इसकी पुष्टि होती है कि इतना पैसा सर्कुलेशन में क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है इतने सारे इंडिविजुअल्स का, ठीक है। तो इसके तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो टैक्सेशन है इसको रेगुलराइज किया जाए, सरकार इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाले, और उन्होंने अपने हिसाब से बहुत सही रास्ता निकाला है, विन विन सिचुएशन जिसको कहा है, गवर्नमेंट ने भी कहा है, और काफ़ी जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनका भी ये कहना है कि एक तरह से सरकार ने अपनी, जो आप कह सकते हैं ना, कि चिद भी मेरी पढ़ भी मेरी वाला हाल किया है इस मामले में। अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, द टैक्सिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज विल हेल्प द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेजर द डेप्थ ऑफ दिस ट्रेड इन द कंट्री। ये भी उन्होंने कहा है, ये सरकार की तरफ से आया है कि भाई अब क्या है कि हम इसको रेगुलराइज तो कर नहीं सकते, हम इसको किसी भी तरह से, अब ये क्या चाह रही है सरकार कि किसी भी तरह से हम इस पर कोई ना कोई रेगुलेशन या कोई ना कोई नियंत्रण ला सके। अब ये आप इसको डिसेंट्रलाइज्ड है फॉर्मेट, तो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने ये कहा है कि टैक्सेशन से एक और फायदा जो होगा वो ये होगा कि कम से कम इनकम टैक्स के पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि कितना
क्रिप्टो करेंसी जो है वो चल रही है मार्केट में, या कितनी क्रिप्टो करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा जिसको आप बोलते हैं आकलन जो है वो कम से कम किसी और विभाग के पास ना सही, रिजर्व बैंक के अंडर में, रिजर्व बैंक के कंट्रोल में ना सही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, IT डिपार्टमेंट के पास कम से कम इसका एक ब्यौरा रहेगा, ठीक है, कि कितना ट्रेड हो रहा है और किस हद तक इसने अपनी जड़ें जो हैं वो फैला ली हैं। पर इसमें कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो हमें मालूम है कि इनकम टैक्स भाई काहे पे लगाया होता है, इनकम पे, है ना। तो सीधी सी बात है कि इनकम टैक्स या कोई भी इनकम टैक्स का एक्ट जो है वो तभी तक काम करेगा या तभी काम कर सकता है जब इससे कोई ना कोई आमदनी हो रही हो या कोई ना कोई इनकम आ रही हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द इनकम टैक्स एक्ट ओनली लुक्स एट वेदर द ट्रांजैक्शन दैट यू हैव एंटर्ड टू आर रिजल्टिंग इन इनकम। सीधी सी बात है ना। जो भी आप कर रहे हैं अगर उससे आपकी आय हो रही है ना, उससे आपकी आय हो रही है, कोई इनकम हो रही है, कोई आमदनी हो रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये ब्यूरो आएगा और तभी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट या एक्ट कोई काम कर सकता है इस मामले में। अब एक और चीज आ गई इसमें कि क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं तो नए लेजिस्लेशन के तहत इसमें किसी भी प्रकार की कोई लीगैलिटीज इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, पर बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं। ये एज अ जिसको आप कहते हैं पायलट स्कीम के तौर पे आप मान सकते हैं कि भाई सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को टैक्सेबल तो कर दिया है, पर वो किस तरह से पता चलेगा, ये तकरीबन हमें 1 साल का पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमें समझना पड़ेगा। FY में इट विल एटलीस्ट टेक 1 FY टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है और कितना कारगर ये साबित हुआ है एक्ट, लॉ जो आया है। अब नेक्स्ट पार्ट हम इसमें पढ़ते हैं, जब हम व्हेन एन एंटिटी, जब कोई इंसान या कोई एंटिटी या कोई इंडिविजुअल या कंपनी या किसी की भी बात कर लें, एंटिटी, बिजनेस एंटिटी डिक्लेयर्स एनी प्रॉफिट और सरप्लस ऑन अ डिजिटल ट्रेड, then they also have to say whether they have got the money to invest from and the investment is proper and justified, then the surplus will be taxed. अब क्या होगा, कोई भी एंटिटी जब पैसा लगाती है, निवेश करती है किसी भी बिजनेस में, तो सबसे पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई वो पैसा जो है वो आया कहाँ से है, या वो निवेश की जो राशि है, जो रकम है वो आई कहाँ से है, और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि इसको उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास फला फला सोर्स से पैसा आया है, और अगर वो सोर्स जो है वो प्रॉपर है, थ्रू चैनल आया है, जस्टिफाइड है, तो फिर वो जो सरप्लस होगा उसके ऊपर टैक्सेशन होगा। और इनफैक्ट इसमें यह भी पता चल सकता है कि टैक्सेशन से ये होगा कि जो इनकम पे जब टैक्सेशन होगा तो उससे एक जो आप कह सकते हैं कि एक बीच का रास्ता थोड़ा सा और ये निकलेगा, थोड़ा सा आसान ये होगा कि टैक्सेशन के थ्रू, टैक्सेशन स्लैब से हमें ये पता चलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं इलीगल तरीके से तो नहीं आया है, इलीगल ट्रेडिंग के थ्रू तो नहीं आया है, कंटामिनेटेड तो नहीं है, सीधे सीधे चैनल से आया है या नहीं आया है, अंडरवर्ल्ड का पैसा तो नहीं है, या आप कह सकते हैं माइनिंग जो कि एक्सेसिव माइनिंग होती है क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं उसके थ्रू तो नहीं आया है, या इलीगल वे में तो नहीं आया है किसी तरह से। अगर वैसा है, बेनामी संपत्ति है किसी की, या बेनामी पैसा है, पता नहीं है आपको कि इसका चैनल कहां से है, या आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप कहते हैं ना हवाला का पैसा होता है, एक हवाला का पैसा जो पूरी दुनिया में हवाला ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबको मालूम है, सारी सरकारों को मालूम है, सब गवर्नमेंट्स को मालूम है, आपको हमको भी मालूम है, लेकिन उसको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता क्योंकि इलीगल चेन है जो बनी हुई है हवाला के थ्रू, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, जो क्रॉस बॉर्डर पैसा भेजा जाता है हवाला नेटवर्क के थ्रू, ये सबको मालूम है, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। रिजर्व बैंक भी इस पर नियंत्रण नहीं पा रहा है, लीगल बॉडीज इस पर नियंत्रण नहीं पा रही हैं, मॉनेटरी फंड एसोसिएशन जो हैं बने हुए वो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस है। तो इसी तरह हमें पता करना पड़ेगा कि भाई जो इनकम आ रही है वो किस चैनल के थ्रू आ रही है, लेजिटिमेट है या नहीं है, बेनामी संपत्ति तो नहीं है, और अगर किसी का ये पता चलता है कि इलिसिट है या इलीगल तरह से आ रही है, या जिसको आप बोलते हैं ना गैर कानूनी तरीके से पैसा आ रहा है, तो फिर आप इसमें जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप फॉलो करेंगे, द सूट्स विल फॉलो, है ना, एज यू से। तो उस तरह की चीजें होंगी। अब चैलेंजेस, जैसा मैंने कहा कि इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पहले सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट टैक्स प्रोविजन हैज लेड टू एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी। अब हुआ ये है ना कि हमारी जब हमने भाई संविधान बना था या उसमें जो अमेंडमेंट किए जाते थे या जो भी चीज़ें, तो ये बहुत नया है। क्रिप्टो करेंसी का जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने कहा बिटकॉइन की अगर हम बात करें 2008 के आसपास बिटकॉइन जो था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अगर हम उसमें सुना नाकामोटो ने स्टार्ट किया इसको, बिटकॉइन को, है ना, तो तब के बाद 2017 तक तो ये थोड़ा
थोड़ा सा डॉर्मेंट स्टेट पे ही था। 2017 के बाद इसने जो उछाल पकड़ा है, तो ये 2017 के बाद बहुत ज़्यादा हो गया। नाम पहले भी आने लगा था, लेकिन 2017 के बाद इसका उछाल जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्लैरिटी अभी भी सरकारों के पास नहीं है, अभी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि इस पे किस तरह से काम करना है, या इस पे किस तरह के टैक्सेशन हमें लगाने हैं, या एज टू वेदर जीएसटी जो है वो क्रिप्टो करेंसीज पे, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, या रुपी ट्रांजैक्शंस पे अलोन होगी, या इवन ट्रांजैक्शन थ्रू क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, अब ये जो लीगल टेंडर वाला प्रॉब्लम आ गया ना, इसमें चीज़ें थोड़ी सी उलझ गई हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं उलझी है, ये पूरी दुनिया में ही उलझी हुई है। ये कहीं पे भी किसी भी सरकार को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस पर क्लैरिटी नहीं है। एल सैल्वाडोर अकेली ऐसी कंट्री बनी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल सैंक्शन दिया है अभी तक। ठीक है, इसके अलावा लीगल सैंक्शन के तौर पे अभी बाकायदा एज अ लीगल टेंडर इसको किसी भी कंट्री ने प्रॉपरली फॉर्मल वे में एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर आपसे एग्जाम में कोई ये पूछता है कि कौन सी वो कंट्री है जिसने बेसिकली बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को, उस पर भी स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात हो रही है, तो बिटकॉइन को किसने पहला लीगल सैंक्शन मिला है कंट्री में एज अ लीगल टेंडर, तो आप कह सकते हैं एल सैल्वाडोर जो है उसको मिला है, उसने दिया है इसको लीगल टेंडर का। बिटकॉइन को एल सैल्वाडोर ने दिया है, एल सैल्वाडोर ने बिटकॉइन को दिया है लीगल टेंडर बिटकॉइन को दिया है कब? 7 सितंबर 2021। ठीक है, एल सैल्वाडोर ने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया है, उसको रिकॉग्निशन दी है, पहली कंट्री बन गई है पूरी दुनिया की 7 सितंबर 2021 को। इसके अलावा और भी अब बाकी भी जो कंट्रीज हैं, बाकी भी जो नेशंस हैं हमारी तरह, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इससे डील करने की कोशिश कर रही है, वेल फिलीपींस का जो सेंट्रल बैंक है उसने भी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस पर टैक्सेशन जो है वो इंप्लाई करना, जो टैक्सेस इंप्लाई करना है वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। जब क्या होता है कि जैसे अगर आप टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, जैसे यूजुअली क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है कि ऑनलाइन तो होता ही है, उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं। तो अगर जैसे कोई भी जो पर्सन हु इज डीलिंग इनटू दीज क्रिप्टो करेंसीज, उसने अपने ऑनलाइन वॉलेट में पैसे रखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप उसको ये साबित भी कर देते हैं, किसी तरह ये पता भी चल जाता है कि भाई ये जो है ये लीगल पैसा नहीं है, ये इलिसिट है, तो भी ये समझ में नहीं आता। ये भी समझना मुश्किल है कि जब बात दो कंट्रीज की हो रही है या हम क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो भी समझना मुश्किल हो जाता है कि उस पर आप टैक्सेशन किस हिसाब से लवाए करें, या आप उसको अगर पीनलाइज भी करें तो किस जुरिडिक्शन के हिसाब से आप उसको लवाए करें, या किस जुरिडिक्शन के अंदर आप उसको डिटेन करें। तो ये कारण जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है एनोनिमस ट्रांजैक्शंस। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एनोनिमस ट्रांजैक्शंस है। एनोनिमस ट्रांजैक्शंस मतलब इसमें यू हैव टू, जिसको आप कहते हैं ना, टू कम डाउन टू द पॉइंट कि आप वो इंडिविजुअल्स को या एंटिटीज़ को रिकग्नाइज कर पाएँ जो इस काम में इन्वॉल्व हैं। वो बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आइडेंटिफाई करना कि टैक्स पेयर्स कौन हैं या कौन सी वो कंपनी है या एंटिटीज़ हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में डील कर रही हैं, वो बहुत एनोनिमस रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, आप कह नहीं सकते उसको, आपको फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है। इनकॉग्निटो मोड में बहुत चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे। दूसरी बात हो जाती है कि इसमें आपको क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है वो क्योंकि पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट्स की वर्किंग के बाहर है, तो ये समझना, ये जो पूरा नेटवर्क है इसको समझना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसके अलावा आप अगर टैक्स एवेडर्स जो हैं वो जान के, जो लोग हैं जो चोरी करना चाहते हैं, जो टैक्स की चोरी करना चाहते हैं या इलिसिट कामों में पैसा लगाना चाहते हैं या इलीगल ट्रेडिंग, जैसे मैंने हवाला का आपको एग्जांपल दिया, राइट। तो हवाला तो ऑब्वियसली एक बहुत ही इलीगल चीज़ हो गई, ये पूरी तरह इलीगल भी नहीं है ना, मतलब वो तो बाकायदा वैसी चीज़ हो गई, क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। ये क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका फ़ायदा उठाकर जो लोग अपना पैसा गलत डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं, गलत जगह, गलत उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स एवेड करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा हो गया है। क्योंकि इसके थ्रू ये हो गया है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के थ्रू वो अपना ब्लैक मनी जो है वो सर्कुलेट कर पा रहे हैं, और इसके थ्रू क्या हो रहा है, वो क्रॉस बॉर्डर सर्कुलेशन भी बहुत आसान हो गया है, पकड़ा जा नहीं सकता उनको। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को फंडिंग जो है बहुत आसान हो गई है। चाहे आप बात कर लीजिए किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को फंडिंग बहुत आसान हो गई है। टेररिज्म में ये चीज़ जो है ये निकल के सामने आई है एनालिसिस के में कि टेररिज्म में भी बहुत ज़्यादा जो पैसा है उसमें सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। अब डिफिकल्ट टू ट्रैक डाउन ऑन टैक्स एवेडर्स। अब
चलिए अब ये बात कर लें अपन कि चलो हर आदमी खराब काम नहीं कर रहा, या हर आदमी इलिसिट काम नहीं कर रहा, या हर आदमी जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है वो हर आदमी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस को या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को फंड नहीं कर रहा। हर आदमी तो नहीं कर रहा कि हर आदमी जो है वो टेररिज्म को पैसा दे रहा है या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नॉर्मल लोग भी कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल हम जैसे आप जैसे लोग भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि टैक्स एवेजन जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई है। टैक्स एवेजन क्यों प्रॉब्लम बन गई है कि टैक्सेस जो हमारे यहाँ जिस तरह की हमारी पूरा सिस्टम बना हुआ है टैक्सेशन का, उसमें दिक्कत ये हुई है कि जो सबसे एफिशिएंट टूल माना जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, IT डिपार्टमेंट का, वो माना जाता है सैस। ठीक है, सैस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन। अब ये किस पे होता है बेसिकली कि इसका असेसमेंट का जो पूरा का पूरा दारोमदार होता है सैस का, वो काहे पे होता है, वो होता है कि जो रिटर्न्स टैक्स पेयर भरते हैं। और वो रिटर्न टैक्स पेयर काहे पे भरते हैं, वो किसके थ्रू इनको पता चलता है, जो डेटा है पूरा इनके पास कहाँ से आता है, IT डिपार्टमेंट के पास ये आता है इंफॉर्मेशन जो कि वो गैदर करते हैं थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी से। थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी क्या हो गए, सारे बैंक्स हो गए, है ना, जितने भी बैंक्स हो गए उनको आप कंसिडर कर लीजिए। लेकिन अब यहाँ तो भाई प्रॉब्लम ही यही है कि बैंक्स के थ्रू रेगुलेट ही नहीं हो रही है करेंसी, बैंक्स के थ्रू काम ही नहीं कर रही है करेंसी, बैंक्स के बाहर है, उनके जुरिडिक्शन के बाहर है, उनके स्पेयर के बाहर है। तो फिर ये जो डेटा है, ये डेटा IT डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा कहाँ से, ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके पास वही नहीं है, वही गड़बड़ाई हुई है। तो इस वजह से जो टैक्स एवेजन के मामले हैं ये बहुत ज़्यादा सामने आएंगे और ये टैक्स एवेडर्स को पकड़ना भी बहुत ज़्यादा कठिन काम होने वाला है। ठीक है, अब ये तो हम ऑलरेडी मैं आपको पूरी डिटेल में बता चुकी हूं कि क्रिप्टो करेंसीज काम कैसे करती हैं, फिर भी अपन इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ के आपको बता देती हूँ। क्रिप्टो करेंसीज वर्क्स यूजिंग अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन। ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट नाउ। Cryptocurrencies work using a technology called blockchain. Blockchain is a decentralized technology spread across many computers that manages and record transactions. इसको बोलते हैं process of mining. ठीक है, इसको बोलते हैं process of mining. So instead of relying on traditional financial institutions like RBI, हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक्स, या फिर RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, और फेडरल बैंक्स, ठीक है, फेडरल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स of various countries, okay, who verify and guarantee your transactions. Cryptocurrency transactions are verified by the user's computer logged into currencies network. और इसको सबसे ज्यादा इंसेंटिवाइज कौन होता है, इससे इंसेंटिवाइज होता है इससे माइनर। ठीक है, ये जो है ना करेंसी नेटवर्क, कंप्यूटर लॉग्ड इनटू द करेंसीज नेटवर्क, ये जो आदमी इससे सबसे ज्यादा इंसेंटिवाइज होता है वो होता है माइनर, जो ये प्रोसेस वर्क कर रहा है। गॉट इट? तो ये चीज क्लियर हो गई हमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इज द प्रोसेस विद ट्रांजैक्शन बिटवीन यूजर्स आर वेरीफाइड एंड एडेड टू द ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर। इस पब्लिक लेजर को आप सेक्युलर लेजर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन लेजर भी बोलते हैं। बहुत सारे टर्म्स है इसके लिए, और भी टर्म्स है इसके लिए, ठीक है, मतलब आप समझ गए ना। A process of mining is also responsible for introducing new coins into existing circulating supply and is one of the key elements that allow cryptocurrencies to work as a peer-to-peer decentralized network without the need for the third party central authority या third party intermediary। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे का रास्ता क्या है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, है ना। आगे का रास्ता इसका क्या है, स्मार्ट रेगुलेशन जो है इज प्रेफरेबली अ बैन ऑन समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड फॉर पर्पसेस। अब इवन इन ऑल प्रैक्टिकल चाइना वे क्रिप्टो करेंसीज हैव बीन बैंड, चाइना ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। चाइना में आपको मालूम है कम्युनिस्ट सरकार है, राइट, कम्युनिस्ट सरकार है, उसने पूरी तरह से इसको बैन कर दिया है, आउटराइट बैन कर दिया है। अब इसमें क्या हुआ है, इंटरनेट इज कंट्रोल्ड, क्योंकि चाइना इसको बैन इसलिए भी कर सकता है ना क्योंकि वहां पे नेट न्यूट्रलिटी वाला फंडा जो है वो नहीं है, कम्युनिज्म है वहां पे, आपको मालूम है वहां पे इंटरनेट जो है वो कंट्रोल होता है, राइट, तो उसने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। ट्रेडिंग जो है क्रिप्टो करेंसीज हैज बीन लो बट नॉन एग्जिस्टेंट। अब चाइना में जो होती भी हैं तो प्रॉब्लम यह है कि वहां के जो लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, और वहां पे जो होता भी है तो वो बहुत ही कम मात्रा में हो पा रहा है क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज उस पर लगाई की हैं उन्होंने। अब गवर्नमेंट मस्ट रेजिस्ट द आइडिया ऑफ बैन
एंड पुश फॉर स्मार्ट रेगुलेशन। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे यहाँ जब 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ हैं, आपको समझना पड़ेगा। कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, उससे बहुत डिफरेंट वर्किंग है हमारी। जब हम इंडिया की वर्किंग की बात करते हैं, आपको मालूम है दैट वी आर डेमोक्रेटिक, है ना, हम डेमोक्रेसी में वर्क करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ नेट न्यूट्रलिटी का फंडा है ना, नेट न्यूट्रलिटी जिसमें हम कहा जाता है कि भाई एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ हर तरह का, जिसको आप बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, हमें प्रेजेंट की गई हैं। तो ये बैनिंग या रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट तो हम कर नहीं सकते। तो अगर हम ये बैनिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट नहीं कर सकते तो पूरी तरह बैन करना बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ को। पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तक अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मार्च में कहा कि भाई इसको पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फिर वो नेक्स्ट जो स्टेप आया वो ये आया कि भाई हम अपनी डिजिटल करेंसी ला रहे हैं तो आप इसको एज अ लीगल टेंडर सैंक्शन नहीं होगा, अब इसको एज अ डिजिटल एसेट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब आगे का रास्ता हमारे यहाँ जो हमने कहा है कि 30% हमने भाई टैक्स लेवाई कर दिया है, देखते हैं किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती हैं। बैन जो है करना, अब तो वो ऑप्शन ही खत्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो बात ही खत्म नहीं हो गई। तो हमें इसमें अब क्या करना है, हमें नए सेट ऑफ रेगुलेशंस ढूंढने की ज़रूरत है, हमें नए सेट ऑफ वर्किंग रूल्स ढूंढने की ज़रूरत है, हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारे प्रेजेंट डे जो एक्ट्स हैं उस पर रिजर्व बैंक को इसमें देखने की ज़रूरत है, IT डिपार्टमेंट्स को उसमें देखने की ज़रूरत है, और भी इसको किस तरह से आप चैनलाइज कर सकते हो, या आप किस तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, या आप किस तरह से इसको इंक्लूसिव बना सकते हो, हमें वो जरिए देखने की ज़रूरत है, राइट। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड एज वी कैन सी इट। इसके अलावा गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ 1% टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, जिसको आप बोलते हैं TDS आपको मालूम है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन अबव द मॉनेटरी थ्रेशोल्ड टू ट्रेस द ट्रांजेक्शन। लेकिन इसमें भी अब दिक्कत बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम एक बोला गया है, या फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने इस बारे में कहा है, इकोनॉमिस्ट जो हैं दुनिया के वो इस बारे में काम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है 1% TDS लगा सकती है, ठीक है। तो उससे ये होगा कम से कम कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको ट्रेस किया जा सकेगा। लेकिन US मैंडेटरी कर दिया है ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क्स हमें वैसे बनाने पड़ेंगे कि आज के टाइम पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको रोका नहीं जा सकता, राइट, रोका नहीं जा सकता। इट इज़ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं कि आज का सच है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हम इसको किस तरह से इंक्लूसिव बना सकते हैं, हमें वर्क उस पर करना है। कंक्लूजन में हम ये बात कह सकते हैं, द टैक्स डिपार्टमेंट इज एंटरिंग इनटू द डिजिटल और वर्चुअल एसेट साइड एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी इटसेल्फ इज बीइंग वर्कड आउट, so this is certainly the right time for the department to have entered the market. Only legislation will help us knowing as to who is investing, how much is being invested, and the quality of the investment, the nature of the investment, and whether people are making profit or losses. अब बेसिकली वही है बात, वही आ रही है घूम फिर के कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस पर थोड़ा सा पैनी नज़र रखनी होगी, उनको अपने जो रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा जिसको आप बोलते हैं ट्वीक करना पड़ेगा अपने रेगुलेशंस में, चाहे हम RBI की बात कर लें, चाहे टैक्सेशंस की बात कर लें, हम किसी भी तरह की बात कर लें, हमने TDS की बात कर ली, GST की बात कर ली, हमें जो भी हैं GST की बात कर ली, हमें जो भी ट्रांजैक्शंस है, IT की हमने बात कर ली, हमें उनमें कहीं ना कहीं उन डिपार्टमेंट्स में और जो एक्ट्स हैं, जो प्रेजेंट डे एक्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा टू सूट द नीड ऑफ एन आवर, ऑलराइट। और इसको आप ये आउटराइटली डिनाई नहीं कर सकते कि आप किसी तरह से इसको मार्केट के बाहर कर दें, ये नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, तो बेस्ट सूटेड या बेस्ट वे आउट क्या है, हमें वो सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे अभी जो ये पहला अमृतकाल बजट है जिसमें बात की गई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, है ना, तो ये एक और फाइनेंशियल ईयर आप समझ लीजिए, है ना, जो नेक्स्ट ये बजट है, इसके बाद जो नेक्स्ट बजट आएगा जिसमें बजट हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, उसमें हमें जाके इसकी जो क्लियर पिक्चर है वो सामने आएगी। ये आप कह ले सकते हैं, ये तो एक पायलट स्कीम के तौर पर बात की गई है। इसका एक पूरे साल के बाद जब आकलन होगा, जब इसको देखा जाएगा कि क्या इसके शॉर्टकमिंग्स रहे, क्या इसके बेनिफिट्स रहे, कितना हम एक्चुअली इसको ग्राउंड वर्क पे इम्प्लीमेंट कर पाए, ये सब कुछ जो है वो आकलन होगा जब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। और उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ओके,
तो इसके साथ अपन आ गए हैं एंड में क्रिप्टो करेंसी के। आई एम श्योर आपको बहुत, जो भी आज तक नाम तो बहुत सुना होगा ना, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, मोनेरा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा आज। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द आइडिया। आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कैसे कैपिटलाइज करना होता है, कैसे नेटवर्क्स पे वर्क करती हैं, सब कुछ क्लियर हो गया अपने, राइट। और ये भी समझ में आ गया होगा कि सरकारें इतनी परेशान अभी क्यों चल रही हैं इससे। अब अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है आपको हमारा डेटा, जो हमारा कंटेंट है वो कैसे एक्सेस करना है। कैसे करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com, राइट। आप इसको ओपन करेंगे, आपको पेज ओपन होगा जिसमें आप टॉप कोर्सेज के ऑप्शन जो आते हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। फाइन। अब इसमें आपको ये भी मिल जाएगा कि मतलब केजी से लेके 12 से लेके एनटीएससी से लेके ओलंपियाड से लेके सब कुछ कवर है। आपको जो भी देखना है आपको ओपन करना है। जैसे अपन बात कर रहे हैं अभी ओलंपियाड की, ओलंपियाड अपन ने खोला तो इस तरह का एक पेज ओपन हुआ। ठीक है, जो भी कोर्सेज हम ओलंपियाड में ऑफर करते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आईजी के हो, आपको सब मिल जाएगा। आपको सिर्फ वॉच नाउ पे क्लिक करना है। वॉच नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारे वीडियोस हैं, वो सारे के सारे सीक्वेंस ऑर्डर में, जो भी जैसे वीडियोस जिन डेट्स में आए हैं ना, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको मिलेंगे। तो आपको कहीं पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा रैमेज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्क्रॉल अप करना है, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं आप उसको ओपन कीजिए। इस तरह का एक पेज ओपन होगा जहां भी जो भी पार्ट देखना है, समझना है, कोई किसी भी प्रकार का जहां पे कंफ्यूजन है, अगर पूरा टाइम है तो पूरा वीडियो देख लो, नहीं है तो जो पार्ट देखना है उसको स्क्रॉल करो, उतना पार्ट देख लो। आगे का हिस्सा देखना है तो मोर वीडियोस देख सकते हो, नहीं देखना है नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आ गई कि हिंदी मीडियम का हमारा एक्सक्लूसिव चैनल आया है। अब हो क्या रहा था ना, हिंदी मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कह रहे थे कि सब कुछ जो है वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको दिक्कत होती थी। हालांकि पढ़ाने का जो तरीका होता था एजुकेशनिस्ट का, वो हमेशा दोनों भाषाओं में इक्वली पढ़ाया जाता है। हिंदी में भी पढ़ाई जाती है चीज़, अंग्रेजी में भी पढ़ाई जाती है। जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कि मैं अगर अंग्रेजी में कोई चीज़ समझा रही हूँ तो मैं उसका हिंदी अनुवाद भी करूँ। लेकिन अब ये जो दिक्कत है कि लिखा अंग्रेजी में जाता है, वो भी दूर हो गया है। जो लिखा जाता है हिंदी चैनल में, वो लिखा भी पूरा हिंदी में जाता है। ठीक है, तो ये भी जो समस्या है वो दूर हो गई है। वो भी जो प्रॉपर कंटेंट है वो आपको प्रॉपर हिंदी में हमारी अपनी भाषा में मिलेगा। ओके, अब मैं आपको ये मालूम है कि हमारे ओलंपियाड के वीडियोस कब आते हैं। हफ्ते में शुरुआती 3 दिन जो है हमारे वीडियोस आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है, कौन से दिन हो गए, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। उसमें सुबह 10 बजे आते हैं, 10 बजे से लेकर 7 बजे तक अलग अलग अंतराल में आते हैं। सुबह 10 बजे आता है हमारा आईओ का, 1 बजे आता है हमारा आईएमओ का, 4 बजे आता है हमारा एनएसओ का, और शाम के 7 बजे आता है हमारा आईजीकेओ का। एंड ये आपको क्लियर है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप प्रीमियर सेट कर सकते हैं, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, तो जब भी प्रीमियर होगा जो भी वीडियो वो आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे भी सेम है। आपको हमारा डेटा, हमारा कंटेंट एक्सेस करना है तो आपको मालूम है कि चैनल है, आपको चैनल पे जाना है। आप हमारा चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पे अगर जैसे भी आप सब्जेक्ट पे जाएंगे आपको सब कुछ जो है डेटा कंसाइज वे में और बिल्कुल कंप्राइज्ड उसमें सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड मिलेगा। राइट, ऑल यू नीड टू डू फ्रॉम योर साइड इज कि अगर आपको लगता है दैट दिस इज ऑफ सम यूज टू यू और बाकी बच्चों को भी, बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा होगा, तो ऑल यू कैन डू इज व्हाट यू कैन डू टू हेल्प अस रीच वाइडर ऑडियंसेस, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाएं। यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अब क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशूज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, अभी भी कोई चीज़ ऐसी है जो कन्फ्यूजिंग है, तो आप इसको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। बाकी हमारे जो चैनल्स हैं उनका जो भी हमारा अपडेट है ना, आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मिल जाएगा। आपको हमारे एफबी पेज पे, इंस्टा हैंडल पे, सबको आपको हमारा ट्विटर पे आपको हमारा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो टेलीग्राम के चैनल हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, तो जो भी डाउट सॉल्विंग है आप उस पर भी आके सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, सो आई होप यू आर थ्रू विथ ऑल द डिटेल्स। आपको क्रिप्टो करेंसी, अब अगर कोई घर में कोई बड़ा होगा और वो डिस्कस कर रहा होगा क्रिप्टो करेंसी के काहे में इन्वेस्ट किया जाए, इज इट अ गुड आइडिया, इज इट अ बैड आइडिया, क्या टैक्सेशन है, सो यू डोंट हैव टू फील लेफ्ट आउट। आप बिल्कुल उसको ये कह सकते हैं कि आपके पास इतनी नॉलेज है दैट यू नो A to Z ऑफ क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो आपको बिल्कुल अब लेफ्ट आउट फील नहीं करना है, बिकॉज हम आ गए हैं शॉर्टी नोट सीरीज के थ्रू, और इसमें हम सारी जितनी बड़ी बड़ी जानकारियां हैं ना, बड़े बड़े टॉपिक्स की, वो छोटे छोटे वे में और ईजी वे में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टडी वेरी वेल एंड बी वेरी गुड। थैंक यू सो मच।